मुझे ये भी डर था कि कहीं असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी अचानक द्वारका गैरिजन में न आ जाए। उसके आने से न सिर्फ मेरा मिशन नाकाम होता बल्कि मेरा गिरफ्तार होना भी यकीनी था। मैं अपने क्वार्टर में आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। 15 के 15 धमाका खेज टैबलेट बम मेरी पतलून की जेब में थे। कम वक्त कैप्टन प्रसाद को भी आज ही नेवल हेडक्वार्टर जाना था। मैं दिल में उसे मुंह हाथ धोने लगा। ठंडे पानी के छींटों से मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं बाथरूम से निकला ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ मेजर पटेल बोल रहा था। उसने पुरमुसरत लहजे में कहा, सर कैप्टन प्रसाद आ गया है, मैं उसे आपकी तरफ भेज रहा हूँ। गोडाउन नंबर 1 की दोनों चाबियां उसके पास हैं। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, थैंक गॉड। मेजर पटेल ने शरारत भरी आवाज में कहा, सर इसके साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? मैं पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेजर पटेल की हंसी की आवाज आई, कहने लगा, सर आपको थोड़ी देर बाद खुद मालूम हो जाएगा। बड़ा खुशगवार सरप्राइज है। उसने हंसते हुए टेलीफोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि खुशगवार सरप्राइज क्या हो सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि मेजर ने मेरे लिए कोई तोहफा ना भेजा हो। वो मुझे ज्यादा से ज्यादा खुश करना चाहता है। वो तो यही समझ रहा था कि मैं असली कैप्टन हूँ और मुझे उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट ऊपर भिजवानी है। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि कैप्टन प्रसाद गोडाउन की चाबी लेकर आ गया था। इतने में मुझे ड्राइंग रूम की बरामदे में कदमों की चाप सुनाई थी। फिर ड्राइंग रूम का पर्दा हटा और कैप्टन प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, सर जामनगर से हमारी भाभी और आपकी मिसेज आई हैं। इतने में एक आम शक्ल सूरत की साड़ी वाली औरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। कैप्टन प्रसाद ने कहा, लीजिए भाभी जान, संभालिए अपने पतिदेव को। वो औरत मेरी तरफ हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। उसने कैप्टन प्रसाद की तरफ देख कर कहा, मगर ये तो मेरा खामंद हरिनाथ नहीं है। कैप्टन हरिनाथ की बीवी का मेरी तरफ देखकर यह कहना कि ये तो मेरा खामद नहीं है, ऐसे ही था जैसे किसी ने वहां दस्ती बम फेंक दिया हो। एक खामोश धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज नहीं थी, मगर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे सर के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी, उसकी रस्सी टूट गई। अब तलवार की नोक सीधी मेरे सर में घुसने वाली थी। मेरे पास 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था। 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे उन दोनों को ठिकाने लगाना था। दूसरी सूरत में मेरी मौत और मेरे कमांडो मिशन की मौत यकीनी थी। कैप्टन प्रसाद जो उस औरत के साथ आया था, उसने जब सुना कि मैं उस औरत का खामद यानी असली कैप्टन हरिनाथ नहीं हूं, तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसके बाद मैंने उसे मजीद हैरान होने का मौका न दिया। मैं इस पोजीशन में ही नहीं था कि उसे जिंदा हालत में वहां से बाहर जाने देता। मेरी सारी की सारी कमांडो ट्रेनिंग 1000 वोल्ट की बरकी तवानाई बनकर मेरे बाजुओं के पट्टों में सिमट आई। कैप्टन प्रसाद मेरी बाएं जानिब कोई 3 कदमों के फासले पर खड़ा था। उस औरत के मुंह से ये जुमला निकले 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ होगा कि मैंने छलांग लगाकर कैप्टन प्रसाद की ठोड़ी के नीचे फ्लाइंग किक इतनी जोर से लगाई कि वो धड़ाम से मेरे पीछे जा गिरा। हिंदू औरत दहशतज़दा होकर बाहर को भागी। मैंने उछलकर उसे भी दबोच लिया और वहीं गिरा दिया। उस औरत को मैं हलाक नहीं करना चाहता था। कैप्टन प्रसाद का जबड़ा टूट चुका था। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर जबरदस्त झटका दिया। कड़क की आवाज आई और उसकी गर्दन की हड्डी 2 टुकड़े हो गई। हिंदू औरत की जिग्गी बंद गई थी। वो रो रही थी। मैं उसे खींच कर गुसल खाने में ले गया। उसकी साड़ी फाड़ कर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा। उसके हाथ पीछे बांधे और गुसल खाने के टब में धक्का देकर जल्दी से बाहर आया। कैप्टन प्रसाद की लाश पहलू के बल पड़ी थी। मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली। असलहे के गोदाम की दोनों चाबियां निकाल लीं। एक चाबी जो डुप्लीकेट थी वहीं रहने दी। दूसरी चाबी अपनी जेब में रखी। उसकी लाश को भी घसीट कर गुसल खाने में ले जाकर टाल दिया और गुसल खाने का दरवाजा बंद करके बाहर से चटखनी लगा दी और टेलीफोन का डायल घुमाकर मेजर पटेल को फोन किया। दूसरी तरफ से मेजर पटेल ने हेलो कहा तो मैंने कहा, मेजर मैं कैप्टन हरिनाथ बोल रहा हूँ, तुम्हारी भाभी पहुंच गई है, शुक्रिया। मैं और कैप्टन प्रसाद और तुम्हारी भाभी इस वक्त कॉफी पी रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। फिर इकट्ठे असलहा डिपो और दूसरे गोदामों की चेकिंग करने चलेंगे। मेजर पटेल ने हंसकर कहा, सर इस वक्त मैं भी आपके पास आकर भाभी के हाथ की बनाई हुई कॉफी पीता, मगर मैं सख्त काम में मसरूफ हूँ। मैंने भी हंसकर कहा, नो प्रॉब्लम मेजर, थोड़ी देर बाद हम खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर इकट्ठे खाना खाने बाहर चलेंगे। थैंक यू सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जरा कैप्टन प्रसाद से मेरी बात करा दें। मैंने कहा, इस वक्त वो बाथरूम में चला गया है, बाहर निकलता है तो मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं। साथ ही मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। आखिरी बार गुसल खाने का दरवाजा खोलकर मैंने अंदर देखा। टब में पड़ी हुई असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी, जिसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और हाथ पीछे बंधे हुए थे, कराह रही थी। मुझे ख्याल आया कि ये उठकर गुसल खाने के दरवाजे तक आकर लाते मार कर दरवाजे को तोड़ नहीं सकती तो कम से कम शोर जरूर मचा सकती है। मैंने अंदर जाकर उसकी साड़ी का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसके दोनों पांव भी बांध दिए। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके हल्क से गरगर की आवाजें निकल रही थी।
मैंने गुस्ल खाने को बंद करके चटखनी लगाई। ड्राइंग रूम की दीवार में लगे हुए कद-ए-आदम शीशे में अपनी वर्दी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और तेज तेज कदमों से ड्राइंग रूम से निकल गया। अब मुझे द्वारका फोर्ट के सबसे बड़े गोला बारूद के जखीरे यानी आर्सेनल और एमुनिशन डंप में पहुंचकर वहां बम लगाने थे, जो च्युइंगम की 15 टिक्कियों की शक्ल में मेरी जेब में महफूज पड़े थे। बाहर बूंदाबांदी रुक गई थी। आसमान पर गहरे बादल इसी तरह छाए हुए थे। मैं ऑफिसर्स मेस की दूसरी तरफ से होता हुआ असलहे के गोदाम की तरफ गया। सामने की तरफ जाने से मेजर पटेल की नजर अपने दफ्तर की खिड़की से मुझ पर पड़ सकती थी। एमुनिशन, कोबरा हेलीकॉप्टर और मीडियम और हैवी गन्स के गोला बारूद के जखीरे वाले गोदाम के दरवाजे पर गार्ड पहरे पर मौजूद था। मैं कैप्टन हरिनाथ की फुल वर्दी में था और गार्ड इससे पहले मुझे मेजर पटेल के साथ वहां आकर असलहे की चेकिंग करते देख चुका था। उसे मालूम था कि मैं अहमदाबाद से द्वारका फोर्ट की चेकिंग के लिए आया हूँ। उसने मुझे देखकर अटेंशन होकर सैल्यूट किया। दरवाजा खोलो जवान, जरूरी चेकिंग करनी है। गार्ड संतरी ने मुझसे चाबी ली, डबल मार्च करता दरवाजे तक गया और उसका ताला खोलकर पीछे हटकर अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने उसे चाबी लेकर कहा, देखो जवान, मैं सीक्रेट चेकिंग की ड्यूटी पर हूँ, किसी को अंदर आने मत देना। ओके सर, गार्ड ने सैल्यूट मारकर कहा। गोदाम में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट थे। इस दौरान मुझे वो सब कुछ कर डालना था जिसके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई हुई थी और जो मेरा कमांडो मिशन था। गोदाम एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसके 6-7 सेक्शन बने हुए थे। सबसे पहले मैं उस सेक्शन में गया जहाँ इसराइली हुकूमत की मदद से इंडिया की हुकूमत ने कश्मीरी मुजाहिदीन के ठिकानों और उनके घरों पर बमबारी करने और रॉकेट बरसाने के लिए कोबरा हेलीकॉप्टर मंगवा कर बड़े बड़े क्रेटों में रखे हुए थे। इन क्रेटों में हेलीकॉप्टरों के सारे पार्ट्स थे। मैंने जेब से प्लास्टिक का वो लिफाफा निकाला जिसमें कयामत खेज धमाके से फटने वाले इंतहाई ताकतवर च्युइंगम बम थे। बम मैंने मास्टर स्पाई और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर करीम भाई के साथ मिलकर खुद बनाए थे। मैंने एक क्रेट छोड़कर 5 क्रेटों के साथ च्युइंगम बम चिपकाए और उनके ऊपर जो छोटा सा बटन लगा था उसे दबा दिया। अब इन बमों को 1 घंटे के बाद धमाकों से फटना था। उसके बाद मैं तेज तेज चलता हुआ दूसरे सेक्शन में आ गया जहां हैवी और मीडियम तोपों के डीअसेंबल पार्ट्स पड़े थे। मैंने जहां भी 3 बम चिपकाकर उनके बटन जो टाइम डिवाइस थे दबा दिए। आखिर में मैं उस सेक्शन में आ गया जहां गोला बारूद का भारी जखीरा मौजूद था। जहां मैंने टारगेट पहले से चुन रखे थे। मेरे पास सिर्फ 7 बम रह गए थे। जहां ज्यादा बम लगाने की जरूरत नहीं थी। ये सेक्शन खुद एक बहुत बड़ा बम था, इसे सिर्फ आग लगाने की ही जरूरत थी। फिर भी मैंने वहां एक बम लगा दिया जहां लंबी मेज पर हैंड ग्रेनेड बमों और हैवी आर्टिलरी के गोलों का बहुत बड़ा जखीरा ढेरों और 10-12 कतारों की शक्ल में रखा हुआ था। मैंने महसूस किया कि इससे ज्यादा वहां बम लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं वहां से निकल जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे की कुंडी खोल ली और बाहर निकल आया। ड्यूटी पर खड़े संतरी ने एड़ियां बजाकर मेरी ताजीम की। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ओके जवान, सब चेकिंग हो गई। अब मैं मेजर पटेल के ऑफिस में जा रहा हूँ। कैप्टन प्रसाद आए तो बोल देना हम मेजर साहब के पास हैं। ओके सर, संतरी ने अदब से एड़ियां बजाकर कहा। एमुनिशन डंप के आगे छोटी सी पथरीली ढलवान सड़क थी जो बागीचे के गिर्द घूमती हुई क्वार्टर गार्ड रूम की तरफ चली गई थी। वहां मेरी जीप अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी थी। बादल और ज्यादा गहरे हो गए थे, लगता था बारिश होने वाली है। मैंने जीप में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसे आहिस्ता से मोड़कर द्वारका फोर्ट के बड़े गेट की तरफ ले गया। गेट पर चेक पोस्ट थी, बैरियर डाउन था। दोनों जाने मिलिट्री पुलिस के संतरी खड़े थे। मुझे वो लोग शक्ल से पहचानते थे। वैसे भी मैं कैप्टन की वर्दी में था। मैंने जीप आहिस्ता कर दी। उन्होंने मुझे देखा और बैरियर उठा दिया। मैं द्वारका फोर्ट से बाहर था। बाहर आते ही मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। दिन की रोशनी बादलों की वजह से काफी कम हो गई थी। अब मुझे द्वारका के साहिल समंदर की तरफ जाना था जहाँ समंदरी चट्टानों में हमारा हाइड आउट था। ये इलाका हैदराबाद था। मैं जीप को उड़ाए लिए जा रहा था। मेरे दाएं तरफ समंदर आ गया जहां दूर तक छोटी बड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। मैं अपनी निशानी वाली 2 झुकी हुई चट्टानों के करीब पहुंचा तो मैंने जीप समंदरी लहरों में डाल दी। जब समंदर की लहरें जीप के अंदर तक आने लगीं तो मैंने छलांग लगा दी और कमर तक पहुंचे हुए समंदर के पानी में से गुजरता अपने हाइड आउट की तरफ चलने लगा। जहां मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। मेरे हिसाब से मेरे लगाए हुए बमों के फटने में 20 मिनट बाकी रह गए थे। वो चट्टान तरी भी थी जिसके खो में हमने अपना हाइड आउट बना रखा था। मैंने अंदर जाते ही फौजी वर्दी उतार दी और अपना वही जोगियों वाला लिबास पहन लिया। मेरे पास 6 टाइम बम बच गए थे। वो प्लास्टिक के लिफाफे में थे। मैंने एक रुमाल में उन्हें लपेटा और रुमाल को अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। मैं चट्टान की खो से बाहर आकर चट्टान के ऊपर चढ़कर बैठ गया। ये जगह मैंने और करीम ने इसलिए चुनी थी कि यहाँ से द्वारका फोर्ट की दीवार दूर से नजर आती थी। मेरी निगाहें द्वारका फोर्ट की दीवार पर लगी थीं। अगर मेरे लगाए हुए बम ठीक वक्त पर फट पड़े तो उस दीवार के परखचे उड़ने थे, क्योंकि मेरे क़याफ़े के मुताबिक ये दीवार किले के गोला बारूद वाले जखीरे की अक़बी दीवार थी। सूरज बादलों के पीछे गुरूब हो रहा था। बादलों की स्याही शाम की स्याही में घुल मिल रही थी।
बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई थी। समंदर की तरफ तेज हवा चल रही थी। मेरी नजर द्वारका फोर्ट की दीवार पर लगी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता शाम की स्याही में तहलील होने लगी थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। चमकती हुई सुइयों ने मुझे बताया कि अभी बमों के फटने में 7 मिनट बाकी है। ये 7 मिनट 7 दिनों के बराबर हो गए थे। मैं चट्टान के ऊपर बैठा बार बार पहलू बदल रहा था। 3 मिनट गुजर गए, 4 मिनट बाकी रह गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दिल में दुआ मांगी, या पाक परवरदिगार, तेरे दीन के नाम पर जिहाद करने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए जंग लड़ रहा हूँ, मेरी लाज रखना। वक्त पूरा हो गया था। मेरे लगाए हुए पहले दोनों बमों को अब ब्लास्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद लगाए हुए बमों में 15-20 सेकंड का वक्फा था। मैं पूरी आंखें खोलकर द्वारका फोर्ट की दीवार को देख रहा था, जो रात के बढ़ते हुए अंधेरे और स्याह बादलों की तारीकी में अब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, मगर अब तक वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरी मुट्ठियां अपने आप खिंच गई थीं। धमाका नहीं हो रहा था। मुझसे कोई गलती हो गई थी। बम बनाने के फार्मूले में किसी चीज की कमी रह गई थी। मेरी सारी मेहनत, सारी जिद्दोजहद बेकार होकर रह गई थी। मेरी निगाहें इंतहाई मायूसी के आलम में बादलों की तारीकी और रात की स्याही में छुपी हुई द्वारका फोर्ट की दीवार की तरफ लगी थी, और मेरे दिल पर नाउमीदियों के साए मंडलाने लगे थे कि अचानक आसमान पर बादलों में रोशनी का गुबार सा चमक उठा। उसके बाद ऐसी गूंज की आवाज आई जैसे दूर किसी ने हैवी आर्टिलरी की तोप का फायर किया हो। साथ ही जिस चट्टान पर मैं बैठा था वो ऐसे हिली जैसे जलजले का झटका लगा हो। उसके बाद धमाके की एक और गूंज बुलंद हुई। रोशनी की जगह द्वारका फोर्ट की जानिब बादलों में शोले इस तरह बुलंद हुए जैसे वहां कोई आतिशफिशां फट पड़ा हो। फिर धमाकों पर धमाके होने लगे। बारी बारी आतिशफिशां फटने लगे। आसमान को सुर्ख, जर्द, सफेद और नीले रंग के शोलों ने रोशन कर दिया। धमाके इस कदर कयामत खेज थे कि इतनी दूर से कान फटते महसूस होने लगे। मैं चट्टान पर लेट गया और सर उठाकर द्वारका के फोर्ट को तकने लगा, जहां अब सिवाय आग के बुलंद होते नीले, सफेद, जर्द, सुर्ख शोलों के और सफेद और स्याह धुएं के और कुछ नहीं था। मैंने अपना सर सजदे में गिरा दिया। द्वारका फोर्ट के परखचे उड़ रहे थे। खुदा जाने वहां किस कदर ताकतवर गोला बारूद और बम थे कि हर धमाके पर एटम बम के धमाके का एहसास होता था। जमीन हिल रही थी। आसमान शोला बनकर सुर्ख हो गया था। धमाकों का सिलसिला 10-15 मिनट तक जारी था। उसके बाद शोले बदस्तूर होते रहे। मैं जल्दी से चट्टान से उतरा। कैप्टन हरिनाथ की फौजी वर्दी को चादर में लपेटकर समंदर की लहरों की तरफ उछाला और हाइड आउट में वापस आकर अपना छोटा बटवा, जिसमें कुछ रुपए थे, अपने साधुओं वाले लंबे कुर्ते की बगली जेब में डाला और चट्टानों के दरमियान से होता शहर की तरफ चल पड़ा। मैं द्वारका शहर को दूर से एक नजर देखना चाहता था। अपने साथी कमांडो और मास्टर स्पाई करीम के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक दोस्त ने मुझे अज खुद मिलने के लिए मना कर रखा था। दूसरे मुझे मालूम नहीं था कि वो द्वारका में किस जगह पर होगा। उसने मुझे यही कहा था कि वो खुद मुझसे मिलने हाइड आउट में आएगा। मैं समंदर से हटकर चलता हुआ सड़क पर आ गया जो द्वारका शहर की तरफ जाती थी। शहर द्वारका फोर्ट के शोलों से रोशन हो रहा था। आसमान पर आतिशबाजियां चल रही थीं। रॉकेट शू शू की आवाजों में चीखते चिल्लाते आसमान की तरफ बादलों को चीरते जा रहे थे। सड़क पर शहर की तरफ से एक ट्रक बड़ी तेजी से आया और गुजर गया। उसके बाद मोटर गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरने लगी। सड़क फटते और जलते हुए असलहे के जखीरे के शोलों में रोशन हो रही थी। मुझे गाड़ियों में घबराए हुए लोगों के खौफजदा चेहरे नजर आए। लोग शहर से भागे जा रहे थे। एक आदमी मोटरसाइकिल पर तेजी से आया। मेरे करीब से गुजरते हुए उसका इंजन खराब हो गया। वो बार बार पांव चलाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पूछा, भाई क्या हुआ है? वो घबराई हुई आवाज में बोला, शहर में जंजीला आ गया है। हर तरफ आग लगी है। जहां से जान बचाकर भाग जाओ। चारों तरफ गोले फट रहे हैं। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गया। उसके बाद एक और आदमी बौखलाया हुआ दौड़ता चला रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, भाग जाओ बाबा, पाकिस्तानी फौज आ गई है। मैंने गहरा सांस लिया और खामोशी से वापस चल दिया। मैं समंदरी चट्टान की खो में आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद मुझे किसी के पानी में चलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। आसमान पर जलते हुए द्वारका फोर्ट के शोलों की रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी। मैंने धुंधली रोशनी में एक इंसानी साए को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो साधुओं की तरह आवाज बुलंद करके पूछा, क्यों बाबा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब न दिया। चलता हुआ मेरे करीब आया तो वो हमारा अहमदाबाद वाला मास्टर स्पाई करीम भाई था। कहने लगा, अंदर आ जाओ। हम खो में आकर बैठ गए। उसने जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन कर दी और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। हमारा मिशन तवक्को से बढ़कर कामयाब रहा। मैंने उसे मुख्तसर तौर पर सारा वाक़या सुनाया। करीम अपने साथ मेरे लिए लिफाफे में 2 रोटियां और आलू की भुजिया लाया था। मैं रोटी खाने लगा। वो उठकर बाहर गया। वापस आकर कहने लगा, एमुनेशन अभी तक फट रहा है।
अंदर से बचे कुछ एमुनिशन के फटने की धमक मुझे भी सुनाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे कब तक यहाँ छुपे रहना होगा। करीम ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें कम से कम 2 दिन यहाँ गुजार कर अहमदाबाद गोकुलदास पांडे के घर जाना होगा। गोकुलदास पांडे अहमदाबाद में इंडिया की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया तंजीम रॉ के मकामी हेडक्वार्टर का चीफ था। करीम कह रहा था, इससे पहले हम मडघाट के स्टेशन पर कश्मीर के महाज पर जाने वाले गोला बारूद से लदी हुई ट्रेन उड़ा चुके हैं, जिस पर रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की इंक्वायरी शुरू हो गई थी। यकीनन मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर सीक्रेट सर्विस के आदमियों की तादाद में इजाफा हो गया होगा।